हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम 78 बीपीएससी के लिए सारे के सारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और उसी के तहत ये टॉपिक वाइज सारे के सारे पॉइंट्स, वन लाइनर पॉइंट्स एंड जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन साइट से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। सो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे पार्ट्स डिस्कस कर रखे हैं और आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके आने वाले ना सिर्फ बीपीएससी एग्जाम में बल्कि किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उपर्युक्त 18 महामात्यों के बारे में हमने बात कर रखी है। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार मौर्य समाज को जो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। और भी इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे आपको सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि अभी लोको पायलट के एग्जाम्स से रिलेटेड हम सारे के सारे वीडियोस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट्स एंड नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। टॉपिक वाइज वीडियोस एंड हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये सारी चीज़ें तो हमने देख रखी हैं और अशोक के अभिलेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। जस्ट अ मिनट, मैं सिलेक्शन के लिए कुछ कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे देखना है, ये सारे के सारे प्रांत हैं जो लेफ्ट साइड में दिए गए हैं और राइट साइड में जो है वो राजधानी है। तो प्रांत जो है ये उत्तरापथ, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी जो थी ये तोसली थी। प्रांतों से छोटा स्तर मंडल होता था और जिसका प्रधान अधिकारी प्रतिष्ठा जिला होता था। ये ठीक है। ये आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे टर्म आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसे अशोक के अभिलेखों में प्रदेशिका कहा गया है। मंडल से छोटी इकाई जिला होती थी और जिसे क्या कहा जाता था, विषय या आहार कहा जाता था। प्रशासनिक इकाई जो है, इसके अधिकारी कौन होते थे, तो केंद्र के अधिकारी राजा होते थे। प्रांत या चक्र का अधिकारी जो है ये कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। मंडल का अधिकारी जो है ये प्रदेष्टा कहलाता था। नेक्स्ट है आहार, विषय, जिला। तो इसके जो अधिकारी होते थे वो विषयपति कहलाते थे और स्थानीय जो है ये 800 गांवों का समूह होता था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनफैक्ट आप कोई भी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो पेन और पेपर लेके बैठिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी पॉइंट्स आपको नोटेबल लगे आप उसको एक जगह पेन डाउन करके और एग्जाम किसी भी एग्जाम से पहले आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज करके अगर आप जाते हैं तो काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी अच्छा नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा। स्थानीय जो है ये 800 गांवों का समूह होता था और द्रोणमुख 400 गांवों का समूह होता था। खरवा टिक जो है ये 200 गांवों का समूह होता था और संग्रहण 10 गांवों का समूह होता था जो सबसे छोटा समूह था। अब आगे हम देखते हैं इन सारे के सारे समूहों की बात करने के बाद कि प्रादेशिक जिले का शीर्ष अधिकारी कौन होता था, तो प्रादेशिक होता था जिले का शीर्ष अधिकारी। प्रादेशिक कलेक्टर जो है ये कानून व्यवस्था का निरीक्षक होता था तथा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता था, आय व्यय जो होता था, उसका नियंत्रक भी कौन होता था, प्रादेशिक। अशोक ने एक नए अधिकारी रज्जुक का निर्माण किया था तथा उसके शासन के 27वें वर्ष में किया गया था ये। और मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का उल्लेख किया है जो जिला अधिकारी होता था, जिसको आप प्रादेशिक के नाम से जानते हैं। अब मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की बात कर लेते। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर का प्रशासन जो है ये 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और ये कौन कौन से हैं, ये 6 समिति हैं। शिल्पकला, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक
समिति। ये टोटल 6 जो है ये 6 समिति विभक्त थी किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। अशोक का धम्म या धर्म जो भी आप कह लीजिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। भब्रू में उत्कीर्ण शिलालेख से यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि अशोक ने किस धर्म को स्वीकारा था, बौद्ध धर्म को। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अशोक द्वारा बुद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट करने का प्रमाण मिलता है और अशोक ने अपनी प्रजा के लिए एक आचार संहिता का प्रतिपादन किया था। इसे ही अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। धम्म किसे कहा जाता है? जो अपनी प्रजा के लिए इसने आचार संहिता का प्रतिपादन किया था, उसे अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। धम्म की परिभाषा जो है ये राहुलोवाद सूक्त से ली गई है और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। तो कौन से स्तंभ में है ये अगर पूछा जाए तो 7th स्तंभ में है। अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार प्राचीन विहार यात्रा का स्थान धम्म यात्रा ने ले लिया था और धम्म यात्राओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ब्राह्मणों, अस्थावीरों आदि का दर्शन करना एवं प्रजा से धार्मिक बातचीत करना तथा अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में राजू का, प्रदेश का एवं युक्त जैसे अधिकारियों को भी धर्म प्रचार के कार्य में लगाया था। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि किन किन पदाधिकारियों को अशोक के शासनकाल में धर्म प्रचार के लिए लगाया गया था, तो ये राजू का, प्रदेश का और युक्त जैसे पदाधिकारियों को। अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार अपने शासन के 13वें वर्ष उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति धर्म प्रचार के उद्देश्य से किया था। नेक्स्ट है, अशोक के 3य शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य में युक्त राज्य का एवं प्रदेश का प्रत्येक 5 वर्ष पर धर्मानुशासन के लिए सर्वत्र भ्रमण पर निकलते थे। और जो अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध मिशन थे ये कौन कौन से थे? तो ये जो धर्म प्रचारक थे वो यहाँ पे दिया गया है और प्रचार का जो क्षेत्र था वो यहाँ दिया गया है। तो महेंद्र और संघमित्र जो है ये श्रीलंका गए थे और मज्झंतिक जो है ये कश्मीर गांधार गए थे। सोन जो है ये उत्तरा स्वर्ण भूमि और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। महादेव जो है वो मैसूर गए थे। महारक्षित यवनराज और ये प्रचार का जो क्षेत्र था वो इस तरीके से दिया हुआ है। रक्षित जो है ये उत्तरी किनार गए थे और धर्म रक्षित जो है इसने पश्चिम भारत में धर्म का प्रचार किया था। कौन से धर्म का? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक, तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अर्थशास्त्र से 2 प्रकार के न्यायालयों जैसे धर्मास्थीय एवं कंटक शोधन के प्रचलन में होने की जानकारी मिलती है और धर्मास्थीय न्यायालय में 3 धर्मास्थ जैसे कानून वेत्ता एवं 3 अमात्य होते थे। धर्मास्थीय न्यायालय में दीवानी मामलों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि को निपटाया जाता था और कंटक शोधन न्यायालय में 3 प्रतिष्ठा एवं 3 महामात्य अमात्य होते थे। कंटक शोधन की बात की जाए तो कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामले निपटाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, अशोक के काल में राज्य का एक केंद्रीय पदाधिकारी जो होता था और जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। मौर्यकालीन प्रांत 2 प्रकार के थे। ये कौन कौन से थे? स्वायत्त प्रांत एवं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से आने वाला प्रांत। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ये मौर्य काल में प्रांतों को कहा जाता था चक्र। प्रांतों का शासन जो है ये वाइसरायों के हाथ में होता था और अशोक के अभिलेखों के अनुसार इन्हें कुमार अथवा आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की तरह राज्यों में भी मंत्री परिषद होती थी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है, रोमिला थापर ने बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के कुछ भाग से ये निष्कर्ष निकाला है। ये एक पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान से ये निष्कर्ष निकाला है कि प्रांतीय मंत्री परिषद जो है ये सीधे राजा से संपर्क करती थी, राजा के संपर्क में रहती थी। साम्राज्य के अंतर्गत जो स्वायत्त प्रांत थे उनमें शासक के रूप में स्थानीय राजाओं की मान्यता थी और स्थानीय राजाओं पर अंतपालों द्वारा नजर रखी जाती थी।
अशोक के धम्म महामात्र इन स्वायत्त राज्य के शासकों पर राज्य क्षेत्र में धर्म प्रचार के माध्यम से नियंत्रण रखते थे और प्रांतों को विषय अथवा आधार जो कि जिला कहलाता था उसमें बांटा जाता था, जो संभवतः विषयपति के अधीन होता था। और जिले का शासक जो है ये स्थानिक होता था, जो कि समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे। कौन होते थे? गोप, जो 10 गांवों पर शासन करते थे। वो क्या कहलाते थे? गोप कहलाते थे। ये गोप होते थे। प्रदेष्टा भी शासन में समाहर्ता की मदद करता था और ग्राम जो है ये शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। क्या? तो ये होती थी ग्राम। और ग्राम का शासक जो है ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था ग्रामिक मुखिया। प्रत्येक ग्राम में सम्राट का एक भृत्य कर तथा लगान वसूलने के लिए होता था। ओके, कौन करता था ऐसा? ये भृत्य करता था कि कर और लगान वसूलना इसके काम की चीज होती थी। इसे ग्राम भित्तक भी कहा जाता था। यह पद अवैतनिक था तथा ग्रामवासी ही इसका चुनाव करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का म्यूनिसिपल शासन जो है ये एक 30 मेंबर्स की परिषद देखती थी। और इसके नीचे हम देखने वाले हैं कि ये 6 समितियां जो है जिसमें परिषद बटी हुई थी, इसमें 5-5 सदस्य होते थे। ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन सी समितियां हैं? तो ये समितियां हैं शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य व्यवसाय समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और जो लास्ट है वो है कर समिति। उसके बाद हम मौर्य कला देखेंगे और हमने मौर्य काल को इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। सो 1 बाय 1 सारे के सारे समितियों को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा शिल्प कला समिति और ये किस लिए होता था ये देखना जरूरी है। शिल्प एवं कला समिति जो थी ये औद्योगिक कलाओं के निरीक्षण हेतु गठित समिति थी। यह समिति कलाकारों, कारीगरों एवं श्रमिकों के पारिश्रमिक एवं सुरक्षा की व्यवस्था देखती थी। और वैदेशिक समिति जो है ये वैदेशिक समिति के ऊपर विदेशियों की निगरानी, उनके आवागमन, उनके निवास स्थान एवं उनकी चिकित्सा तथा सुरक्षा का प्रबंध होता था। जनसंख्या समिति जो है इसका काम था जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। काराधान एवं जनसंख्या में वृद्धि एवं कमी मापने के लिए इस समिति की गठन की गई थी और जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था इस समिति का काम। वाणिज्य व्यवसाय समिति जो है यह समिति व्यापारियों एवं वणिकों के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित की गई थी। वस्तु निरीक्षक समिति की बात कर लेते हैं। वस्तुओं के उत्पादन तथा उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक उत्पादन में किए जा रहे मिलावट का निरीक्षण करना इस समिति का मेन एम था। यह समिति यह समिति बिक्री की वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। अब हम देख लेते हैं मौर्य कला, जहां से आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे महलों की। तो मेगास्थनीज, एरियन एवं स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मूलतः नगर एवं प्रासाद का निर्माण करवाया था और डॉक्टर स्नूपर ने बुलंदी बाग एवं कुम्हरार पटना में स्थित, ये कहाँ है? तो पटना में स्थित है, लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेषों का पता लगाया है। और डॉक्टर स्नूपर ने एक ऐसे विशाल सभागार का पता कुम्हरार में लगाया जो पत्थर के 80 खंभों पर टिका हुआ है। ये खंभे पत्थरों को काट कर बनाए गए थे जिनकी गोलाई ऊपर की ओर कम होती गई है और ऐसा एक पूरा का पूरा खंभा कुम्हरार में उपलब्ध है। मौर्य कला में ईरानी कला शैली का मिश्रण भी संभावित है। स्तूप जो है ये स्तूप एक प्रकार की समाधि होती थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सांची, सारनाथ एवं भारूद के स्तूप अत्यधिक प्रसिद्ध है। और 16 फुट ऊंचा होता था, 6 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ और जो उसके बीच बीच की जो पथ थी, एवं 120 फुट व्यास के गोलार्ध वाला सांची का स्तूप मौर्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है।
अब गुफाओं एवं स्तंभों का उल्लेख कैसा मिलता है ये हम देख लेते हैं वन बाय वन। मौर्य काल में भिक्षुओं के चतुर्मास में विश्राम करने के लिए गुफाएं निर्मित की गई थी और अशोक एवं उसके नाती दशरथ द्वारा बनवाई गई बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं जो है ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। बराबर पहाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बाद की गुफा कौन सी है, तो ये लोमस मुनि की गुफा है। बराबर पहाड़ी गुफाओं का निर्माण अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष के बीच में बनाया था, इसका निर्माण किया था। और नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण जो है ये दशरथ ने करवाया था। स्तंभ की बात कर लेते हैं। अशोक के स्तंभों का भारतीय काल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और इसने संभवतः 30 या 40 स्तंभों का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने। और सभी स्तंभों में लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा तथा सारनाथ जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सारनाथ का सिंह मूर्ति स्तंभ विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका शीर्ष वर्तमान में भारत का राज चिन्ह है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने मौर्य वंश से रिलेटेड कंप्लीट कर ली हैं। आने वाले वीडियोस में हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सारे के सारे जो वंश थे मौर्य काल के बाद, ये सारी चीज़ों को हम पूरे के पूरे पॉइंट्स को हम देखेंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वन लाइनर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चैप्टर्स को देखने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल के वीडियो के साथ। सो A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।